दाना, आप कहते हैं कि इमरान खान ने कोविड फंड में इकट्ठे होने वाले 490 अरब रुपए अमीर लोगों में बांट दिए। आप बात बड़े यकीन से कह सकते हो, क्या ये जो यकीन है इसको अदालत में साबित कर सकते हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ जी, और बिल्कुल सबूत मौजूद है। सबूत ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, और उन्होंने किस बैंक को कितने हिस्से दिए इसके, और उन्होंने बैंकों ने आगे किस किस को वो पैसे बांटे जो मुफ्त थे, वो सारा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने उस पर कोई सूद तो लिया होगा ना? सूद ना होने के बराबर है, मुफ्त। 490 अरब रुपया लिया कोविड के नाम पर? जी नहीं, 490 अरब नहीं, इनको तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स मिले थे। ठीक है, ठीक है जी, और उसकी मुख्तलिफ मदें थी, आपने इधर उधर इस्तेमाल करना। ठीक है। उनमें से एक मद जो थी वो IMF ने पर से नहीं अप्रूव की, लेकिन मना भी नहीं की। ठीक है। और वो कोई तकरीबन को 20 अरब की थी, को इंडस्ट्री को बेनिफिट देना था कि वो लोगों को जो है ना ले ऑफ ना करे, उसको लोन्स फॉर वर्क प्रोग्राम का नाम दिया था। ठीक है। तो उसको बजाय वहां तक रखने का, उसको भी 270 अरब पे ले गए, और जो दूसरा था उसको 20 अरब से शुरू किया और 490 अरब तक ले गए। इस सरमायादारों को दे दिया, पकड़ा दिया उनको, मिल मालकान को दे दिया, और 10 years फिक्स्ड एट पता नहीं 3 या 4%। मिल मालकान को दे दिया, पकड़ा दिया, जाओ जो मर्जी करो, किया उन्होंने। और 10 साल के बाद दे देना। उनके ऊपर ये कदगन थी कि उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट करनी थी। तो की होगी? एक मिनट, उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट की, लिमोजीन्स इंपोर्ट की, हेलीकॉप्टर इंपोर्ट किए, बिल्कुल मशीनरी थी। क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बात कर रहे हैं आप? ये बड़े बड़े केस, इसीलिए मंगवाई होंगी, इसीलिए भाई वो मशीनें लाओ ताकि लोगों को नौकरी मिले, इसीलिए ज्यादा लोगों को जॉब मिले, इसलिए मंगवाई होंगी। लेमोजीन कहाँ से आ गई? तो फिर तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, फिर शायद मिसयूज हुआ ना। तो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसको अनन फनन मिसयूज किया गया, और वो जो बेनिफिट होना था, चूंकि उसके दीगर चीजों का अरेंजमेंट ही नहीं था। आपको पता है आज अनएम्प्लॉयमेंट 10.3% पे पाकिस्तान में, हाईएस्ट एवर। क्या आप समझते हैं कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम असासाजात बहक सरकार जब्त कर लेनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है कि वो आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की अनाउंस्ड पॉलिसी थी, तो उन्होंने तो नहीं करवाई। तो जिन्होंने की है वो उनको जरूर जिम्मेदार ठहराना चाहिए। वो स्टेट बैंक के अफसरान थे, वो रजा बाकर साहब थे, वो उस वक्त के उनके डेप्यूटीज थे, और जिन को उन्होंने पैसे बांटे हैं उसका तरीकाकार क्या था, ये भी उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। किस बैंक को कितने दिए, जिसको जिसकी लाठी जिसकी भैंस, आगे लेते गए। रजा बाकर तो कहेगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मैंने दे दिए। तो आके कह दे, फिर प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, वो जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या, मैंने कैबिनेट से इजाजत ले ली थी। जो आपकी महंगाई पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे गई है ना, जो 75 साल में कभी नहीं गई, 38% पे और 49% पे आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है, जिसने पाकिस्तान का कीमा निकाल दिया है, इसके जिम्मेदार ये पॉलिसीज हैं। तो साहब, आप कहते हैं कि मैंने तारिक कादी के पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर राही अब्बासी को कहा आप सियासी जमात नहीं तकरीबकार हैं। आपको उनकी जमात के किस अमल से ऐसे महसूस हुआ कि वो तकरीबकार हैं? ये थे साहब और मैं था, तो मैंने इनसे पूछ लिया। मैंने पहले ये इल्ज़ाम मैं काफ़ी लगाता रहा था उनको उस वक्त। क्यों इल्ज़ाम आप लगाते हैं? उसकी वजह ये है कि इनका कोई कैंडिडेट नहीं है, इनका कोई टिकट होल्डर नहीं है। वो लड़ता है, कहाँ लड़ते हैं जी? जीत गया था एक दफा, वो पता नहीं 20 साल पहले की बात है, शायद ज्यादा 30 साल हो गए अब। तो उसमें ये है कि ये सिर्फ आते हैं तो इनके पास स्ट्रीट पावर है, और वो कंटेनर ला के तो खड़ा कर देते हैं, आगे चले जाएं पीछे चले जाएं, और फायरी स्पीचेस और ये चीजें। तो मैंने इनको कहा कि आप तकरीब कंटेनर पे खड़े हो, मुबारकबाद दी, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप तकरीबकार नहीं है तो आप सियासी जमात आप कह रहे हैं, ये पार्टी का प्रेसिडेंट है बाय द वे उस वक्त जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली फिर ये बता दें कि आपकी पार्टी का निशान क्या है। उनके पास जवाब नहीं था, उल्टा वो नाराज होने शुरू हो गए। मैं बता दूं आपके निशान क्या है? उन्होंने कहा जी बता दे। मैंने कहा जी पहले ट्रक था, आजकल अलमारा है। ये हालत है। ये भी एक लतीफा है। भूल गया होगा आपके दबाव के तहत, निशान ही भूल गया आपने इतना दबाव डाला होगा नफसियाती के, वो सदर बेचारा भूल गया कि कौन सी बात आपको बताए। तारीख ने साबित कर दिया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तकरीबकार जमात है। तो उनके काम देखें, धरने देने, सड़कें बंद करनी, आगे लगानी, वो जमहूरियत का हिस्सा है ना? तोड़ जमहूरियत का हिस्सा है। ये जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरियत के आप दारो खिलाफा बंद कर दें,
कमाल की बात है। ताकत, अगर आप पास ताकत हो तो आप ये बात को पीसफुल प्रोटेस्ट था हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट था। मार मार के बुरगज निकाल दिया, पीटीवी तोड़ दिया, वो एसपी के सर खोल दिए, उन्हें हड्डियां तोड़ दी सारे मुलाजमों की, पता नहीं क्या कुछ। आप कैसे कह रहे हैं पीसफुल था? कहाँ से पीसफुल था? सुना कुछ कब्रें वगैरह भी खोद दी, बड़ा कुछ किया था। तो सब बकौल आपके। मैं कहता हूं नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दें। आप ऐसी गैर आईनी तजवीज़ क्यों पेश करते हैं और ऐसी गैर संजीदा गुफ्तगू क्यों करते हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया हुआ है, वो भी आइन में नहीं है, तो आप को प्राइम मिनिस्टर भी बना दें, क्या फर्क पड़ता है? तो गैर आईनी, तीन आदमी तो खैर नहीं गैर बन आईनी सकते, क्यों? तीन आदमी। अगर फर्ज करें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अभी बना दे सुबह, तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये वाला क्यों नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल? मैंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मैं तो कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है, आप जो मर्जी करते रहे। तो फिर हम 222 को क्यों ना बना दें? मैं ये कह रहा हूँ ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसलिए ये गैर आईनी नहीं है कहीं से भी, लेकिन ये जरूर है यार कि संजीदगी तो है। संजीदगी की बात मैं आपको बताता हूँ। ये संजीदा इसलिए है क्योंकि ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इन तीनों के पास पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम सब ने इकट्ठे होकर सर जोड़ना है। आप जरूर सर जोड़ें, लेकिन ये बताएं सर जोड़ेंगे तो हल क्या निकलेगा? क्योंकि अलग-अलग इनके पास कोई हल नहीं है, तो सर जोड़ के कैसे निकलाना हल? किसका? पावर सेक्टर का, बिजली के बिलों का, महंगाई का, बेरोजगारी का। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि को प्राइम मिनिस्टर बना दें बिलावल भुट्टो, इमरान खान, नवाज शरीफ। हाँ। वो मान जाएगा इमरान खान? मान जाए ना माने, उसको अकेले को बना दें, ये बेचते ही कुछ नहीं है। बात तो ये है, क्या ये हमाद अजहर ने एफबीआर ठीक करना आके पहले कर नहीं लिया उसने? किसने करना है? ये वो जो असद उमर साहब थे। एफबीआर तब ठीक होगा जब आवाम तावन करेंगे, पैसे चले, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, देंगे, वो आपका दुकानदार टैक्स देगा, एग्रीकल्चर टैक्स देगा, ठीक है, तब ठीक वो होगा आपका ना। पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है? नहीं, गवर्नमेंट की पैसा फिर कहां से आएगा? मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना है ना, या किसी और ने करना है? गवर्नमेंट ने करना है ना, तो किसने करना है? क्यों नहीं इन करना? तीन लोगों ने करना मिलके। हाँ, तो इन्होंने यही है आपके सामने जो अभी इस वक्त है, और कौन है? कुछ बैठे हुए हैं, कुछ इंतजार में हैं। आप संजीदा नहीं है इस बात। मैं बिल्कुल संजीदा हूं, मेरी इनसे बहस करवा के देख ले, ये बेचते ही कुछ नहीं है। इनके पास कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है जो पाकिस्तान को अपने वापस बेच रहे ले चले। हैं, ये इखलाक बेच रहे हैं, चले ठीक है, ये सुकून बेच रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान को मजबूत बनाने का हाँ। ख्वाब बेच रहे हैं। आप बड़ी कुछ अच्छी नहीं बात बेच है। रहे। इन ख्वाबों से बिजली का बिल नहीं दिया जाता, पेट नहीं भरता, इन मोहब्बतों से जूते नहीं नए आते। आपने कहा महंगाई से गरीब तो मिट ही गया है, मिडिल क्लास भी उधेड़ दी गई है, और अब अशराफिया पर भी इसके असरात हैं। अशराफिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। लोग एक्चुअली डरे हुए हैं कि ये हालात बिगड़ते बिगड़ते किस तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेरोजगारी और जो पॉवर्टी बढ़ रही है और जो महंगाई दंदनाती फिर रही है, ये तो महज बातें हैं जी। इस वक्त भी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आपकी 14.5-15% पे है, ये अनहर्ड ऑफ है। आई एग्री विद यू। हाँ, तो फिर अगर नहीं करते तो फिर सवाल क्या पूछ रहे? आई हर्ड, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हाँ। लेकिन ये जो आप खौफ फैला रहे हैं, ये इस खौफ की वजह क्या है? अशराफिया तो ऐश कर रही है। आप जाएं होटलों में, रात को जाएं, लोगों की कतारें लगी होती हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि अगले लोग खाना खा के बाहर निकलें तो हम 50, 60, 70 हजार रुपए का खाना खाएं। वो ठीक है, कुछ उनकी गाड़ियां तो देखो, वो ठीक है, उनके रैश का स्टैंडर्ड तो देखो, वो ठीक है, उनके ब्रांडेड कपड़े तो देखो, और आप कह रहे हो कि उन पे असर पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सब पे असर पड़ रहा है, उनमें भी तबकात हैं, लेकिन उनके ऊपर असर पड़ रहा है। और कुछ नहीं, जो ऊपर वाले हैं उनको ये फिक्र पड़ रहा है कि इधर बनेगा क्या, चाहे वो अपनी याशी में ही लगे हुए हैं, लेकिन फिक्र उनको जरूर है। क्या आप बाकी समझते हो कि पाकिस्तान के तमाम ज़राए पैदावार अशराफिया के हाथों में है, और ये 1500 का टोला जो है ये म्यूजिकल चेयर का हिस्सा है और हमेशा रहेगा? अशरफिया और हुकूमत पाकिस्तान, देखें, जितनी मार्केट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंट्रेंच्ड है, इतनी मेरे ख्याल में दुनिया में कम है। तमाम चीज़ों में हुकूमत जो है घुसी हुई है मार्केट में, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो एयरलाइंस हैं, रेलवेज है, यू नेम इट। दुनिया में ऐसे नहीं है भाई। ये 1500 का टोला ना कभी तुम्हारे साथ होता है, कभी इसके साथ होता है, और यही पाकिस्तान के तमाम जो पैसे हैं, दौलत है, अंडरग्राउंड जो पैसे हैं, जो सब कुछ इनके पास है, बैंक, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, एवरीथिंग।
ہاں آئی ڈونٹ نو 1500 کتنے، لیکن ایسے چلو آگے کر لیتے ہیں فگر آگے بہت بڑھ اسکیوڈ کے. ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ ان سے جان نہیں چھڑانی، ان سے کام لینا ہے. یہ کام کریں گے؟ یہ کام کریں گے. پاکستان نے انہی کو تو بنایا ہے اتنے 30 سال میں محنت کر کے. پاکستان نے ان کو بنا تو دیا، ان سے کام لوگے؟ بالکل، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں. جو پاکستان میں کارپوریٹ کیپیسٹی ہے، مارکیٹنگ کی، سیلز کی، مینجمنٹ کی، آپ کی فائنینس کی، پروڈکشن کی، کوالٹی کنٹرول کی، یہ تمام جو شعبہ جات ہیں، جو کسی بھی پروڈکٹ کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل کوالٹی کا اگر تیار کرنا ہے تو یہ کیپیسٹی کو یہی کنٹرول کرتے ہیں. جو بھی بنی ہے پاکستان میں، اچھی یا بری، انہی کے پاس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ لگا رہے ہیں. اب اگر آپ ان چیزوں پہ یہ صرف کریں گے جس میں پاکستان کا کمپیریٹو ایڈوانٹیج نہیں ہے تو پھر آپ صرف امپورٹ کریں گے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے شفٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کمپیریٹو ایڈوانٹیج پڑے گا. جی. لیکن آپ دیکھ کیا رہے ہو؟ اس سے عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہی دھکیلتے جائیں، کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے پاس اور کوئی ویژن نہیں ہے. آپ ٹکٹوں کی تقسیم پر احسن اقبال سے الجھ گئے. مسلم لیگ کی ایک بڑی مجموعی سیاست اور بڑے ایشوز کے فریم ورک میں رہنے کی بجائے آپ نے اپنی ذاتی کانسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس کو بنیاد بنا لیا، پارٹی کو چھوڑا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا؟ اور کیا آپ دوبارہ مسلم لیگ نون کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے؟ ایسا نہیں ہے جی. میں نے ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا آن انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ 188 میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں اس سے پہلے. اچھا. وہ تو بہت بعد میں ہوئی تھی. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جماعت میں اور پاکستان کی سیاست میں اگر مہنگائی اور بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کرو گے، اس کا کوئی حل نہیں ہم دیں گے، اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی کو، تو یہ الیکشن ہم بری طرح ہار جائیں گے. اور میں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا اپنی جماعت میں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی ناروال سے ہیں، احسن اقبال صاحب، کیونکہ وہ پلاننگ منسٹر تھے. پلاننگ انڈر رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان ذمہ دار ہے کوآرڈینیشن آف اکانومی اینڈ اکنامک پالیسی. وہ تو کئی 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے.